नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग को अब 4 हफ्ते बीत चुके हैं। ना इजराइल मान रहा है, ना ईरान झुक रहा है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर हमलों को पॉज करने का दूसरा अल्टीमेटम दिया। लेकिन इन अल्टीमेटम का मकसद क्या वाकई युद्ध को रोकना है, या इसके पीछे अमेरिका कोई साजिश कर रहा है? माना तो ये जा रहा है कि अमेरिका इस वक्त में बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी में जुटा हुआ है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या अब अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग जमीनी होने वाली है? और अगर ऐसा है तो मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। ईरानी युद्ध में अब और मचेगी तबाही। क्या अब होने वाली है जमीनी लड़ाई? आग अबू मूसा पर अगर उठा धुआं तो यूएस के लिए बनेगा मौत का कुआं। बारूद का अब और बढ़ेगा साउंड। खाड़ी में जंग, बूट्स ऑन ग्राउंड। अमेरिकी सैनिक अगर ईरान में झांके, हमला करेंगे 10 लाख ईरानी लड़ाके। 22 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। 23 मार्च को 5 दिन का दूसरा अल्टीमेटम देकर ऊर्जा ठिकानों पर हमले को टालने की बात करते हैं, लेकिन हमले थमते नहीं। और अब 27 मार्च को ट्रंप ने 10 दिन हमलों को पॉज करने का तीसरा अल्टीमेटम ईरान को दिया है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी महासंग्राम को 4 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। अब तक की जंग में अमेरिका और इजराइल बेतहाशा बारूद ईरान पर बरसा चुके हैं, तो ईरान भी पिछले 28 दिन से इजराइल अमेरिका के हर वार पर पलटवार कर रहा है। और ट्रंप हैं कि ईरान को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप के इन अल्टीमेटम के पीछे कोई सैन्य रणनीति? क्या ट्रंप ईरान को वक्त देकर किसी बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं? ईरानी युद्ध के बीच ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि युद्ध के बीच आई एक खबर ने चिंता बढ़ा दी। और अगर वाकई अमेरिका का ये प्लान है तो ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच जारी महासंग्राम और भी भीषण होने की आशंका बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब ईरान के खिलाफ जमीनी युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे। ये पैराट्रूपर्स 82 एयरबोर्न डिवीजन हैं। जमीनी मोर्चे को मजबूती देने के लिए पेंटागन ने अपनी सबसे ताकतवर इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के करीब 2,000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया है। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में ये दुनिया की सबसे तेज तर्रार फोर्स मानी जाती है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में महज 18 घंटे में पैराशूट के जरिए उतरकर उनके मुख्य ठिकानों पर कब्जा करती है और अपनी सेना के लिए जमीन तैयार करती है। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स यानी IRF अमेरिकी सेना के मुख्य इमीडिएट रिस्पांस फोर्स है, जो तत्काल संकटों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस डिवीजन को ऑल अमेरिकन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1917 के दौरान इसमें अमेरिका के सभी 48 राज्यों के सैनिक शामिल थे। पैराशूट असॉल्ट के सैनिक C-17 ग्लोबमास्टर या C-130 हरक्यूलिस विमानों से पैराशूट के जरिए कूदकर सीधे युद्ध के मैदान में उतरते। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण एयरफील्ड, संचार केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखला पर कब्जा करना होता है। फिलहाल USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही युद्ध क्षेत्र में सक्रिय है और USS जेराल्ड आर फोर्ड मरम्मत के लिए भूमध्य सागर में रुका हुआ है। लेकिन नए सैनिकों के जुड़ने से अमेरिका की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मरीन और एयरबोर्न सैनिकों को मिला के ये संख्या 7,000 से भी ज्यादा की हो जाएगी।
यानी समुद्र से मरीन कमांडो तो आसमान से पैराट्रूपर्स यानी दोनों तरफ से ईरान की घेराबंदी के संकेत अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या ट्रंप के इन अल्टीमेटम के पीछे कोई पैदल से? देखिए, अमेरिका अगर अपने ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान के खिलाफ कमिट करता है तो उसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब ग्राउंड फोर्सेस उतरती हैं तो उसमें कैजुअलिटी, ह्यूमन कैजुअलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये गारंटी करता है कि आप युद्ध जीत सकते हैं अगर आपने उसकी धरती, उसके टारगेट पे कब्जा कर लिया। तमाम अगर आपने ग्राउंड में एक इलाके को कैप्चर कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन क्या आप इस स्थिति में हैं? क्या आपकी 82 एयरबोर्न डिवीजन ये काम करने में सक्षम है? जिस तरीके के आपने खर्ग आइलैंड और तमाम आइलैंड पे कब्जा करने की बात करते हैं, क्या आपके एम्फीबियस ट्रूप इसको कैप्चर कर पाएंगे? अगर कैप्चर कर भी लेंगे तो क्या उसको सस्टेन कर पाएंगे? क्या आगे आने वाले दिनों में आप उसको मेंटेन कर पाएंगे? आज कैप्चर किया और कल खाली करना पड़ गया तो इससे आपकी और बेइज्जती होगी। तो आपको अपने पॉलिटिकल एम के साथ साथ मिलिट्री एम को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। आप किस तरीके का रिजल्ट एट द एंड ऑफ द वॉर चाहते हैं उसको देखना पड़ेगा। सिर्फ ट्रूप्स को भेज के कब्जा कर लेना और ट्रूप्स की कैजुअलिटी सफर करना कोई बहादुरी नहीं है। तमाम तरीके की चीजों को आपको वे करना पड़ेगा। तो एक बड़े डिटेल्ड प्लान की जरूरत होती है जब भी आप ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करते हैं। क्या अमेरिका ने अपनी इसी तैयारी के लिए ईरान पर हमले को अगले 10 दिन के लिए रोकने का फैसला किया? इस वक्त का इस्तेमाल करके क्या वो ईरान के खिलाफ बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी में जुटा? वैसे अमेरिका की आदत हमेशा बातचीत में उलझाकर पीछे से छुरा भोंकने वाली रही ताकि दुश्मन की अलर्टनेस खत्म हो जाए और वो पीछे से हमला कर दे। ईरान के साथ वो ऐसा 2 बार कर चुका है, पिछले साल जून में और फिर इस साल की शुरुआत में ईरान को बातचीत में उलझाकर उस पर हमला किया। लेकिन ईरान तीसरी बार अमेरिका के चाल में फंसने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जब भी सीज फायर करते हैं उनका मंशा होती है कि हमला करना, और अगर फौजें उनकी दूर हैं, उनको टाइम देना है आने के लिए, उसके लिए वो बातचीत करते हैं और फिर पीठ में छुरा घोंपते हैं। बातचीत के दौरान हमला कर देते हैं। बातचीत करते हैं ताकि दुश्मन की अलर्टनेस खत्म हो जाए, वो सोचे बातचीत हो रही है और आप चढ़ जाएं। तो एक बार कर दिया पिछले साल जून में, इस साल स्टार्ट में फिर किया। अब तीसरी बार कोई बेवकूफ होगा बड़ा भारी अगर वो आपको अलाउ कर दे। ईरान भी समझ गया है इनकी चाल। जाहिर है ईरान साफ कर चुका है कि उसकी अमेरिका से युद्ध विराम को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही। ऐसे में अमेरिका का 10 दिन का अल्टीमेटम इसी ओर इशारा कर रहा। लेकिन ईरान खाड़ी में इजराइल और अमेरिका से चल रही जंग में हर मोर्चे पर तैयार है और यही वजह है कि अब ईरान ने 10 लाख से अधिक लड़ाकों को जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के साथ ब्रूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की कोशिश अपनी सेना में 10 लाख लड़ाकों को भर्ती करने की है और ये तैयारी ईरान अपनी सेना, IRGC और बासित स्वयंसेवी संगठनों के जरिए कर रहा है। इस तैयारी का उद्देश्य मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और अमेरिका की तरफ से संभावित जमीनी घुसपैठ का मुकाबला करने को लेकर है। और यही वजह है कि ईरान अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड आता है तो ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान मिलिट्री मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी कर अमेरिका को उसकी जमीनी तैयारी की एक झलक भी दिखा चुका है। और यही नहीं, अमेरिका को मैसेज के जरिए ललकारा भी है। ईरान मिलिट्री मीडिया की तरफ से एक्स पोस्ट में लिखा गया, सभी अमेरिकी सैनिकों के लिए हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि ईरान ही वो जगह है जहां फिलिस्तीन, लेबनानी, इराकी और
यमनी लड़ाकों ने जमीनी लड़ाई में बेहद पेशेवर स्तर की महारत हासिल कर ली है। आपका सामना अब जमीनी युद्ध के एक असली उस्ताद से होने वाला है। ईरान में आपका स्वागत है हबीबी। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी भी दे डाली है। मिडिल ईस्ट में जिन होटलों में अमेरिकी सैनिक ठहरेंगे उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। खाड़ी में अब ईरानी युद्ध के और भीषण होने की आशंका। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड के पीछे का प्लान क्या अमेरिका अब ईरान पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी में है? और अगर हां, तो अमेरिका के टारगेट पर क्या हो सकता है? दरअसल माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर ईरान के खार्ग और अबू मूसा द्वीप पर है, और यही वजह है जो अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन भेजने का अंदेशा बना हुआ है। ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने अपने एक्स पोस्ट में इसकी आशंका भी जाहिर की। उन्होंने लिखा, खुफिया जानकारी के आधार पर दुश्मन एक क्षेत्रीय देश की मदद से ईरान के एक द्वीप पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। अगर दुश्मनों ने एक कदम भी बढ़ाया तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बिना किसी सीमा के लगातार हमले किए जाएंगे। मोहम्मद बागर गालिबाफ ने अपनी पोस्ट के जरिए ईरान और इसराइल और खार्ग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, जिन दो द्वीपों पर अमेरिका के नजर है। आखिर उनकी खासियत क्या है, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल खार्ग द्वीप ईरान की लाइफलाइन या दिल कहा जाता है। यहाँ ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है। खार्ग ईरान का एक रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कोरल द्वीप है। ये फारस की खाड़ी के उत्तर में ईरान के तट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से दुनिया में निर्यात होता है। अब ईरान के दूसरे द्वीप अबू मूसा के बारे में आपको बताते हैं। ये फारस की खाड़ी का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। ये एरिया सिर्फ 12 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ही है। ये द्वीप फिलहाल ईरान के नियंत्रण में, लेकिन सऊदी अरब भी इस पर अपना हक जताता है। अबू मूसा द्वीप पर भी तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद है। अबू मूसा के अलावा ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब पूर्वी फारसी खाड़ी में स्थित छोटे छोटे द्वीप हैं। इन्हें होमुर्ज जल डमरू मध्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इन द्वीप पर ईरान की मौजूदगी खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण रखने में मददगार होती है। जिस तरीके से अमेरिका आज की डेट में कोशिश कर रहा है कि खार्ग आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड को कैप्चर कर ले, जिससे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सके, तो एक ऑप्शन तो जरूर जनरेट करता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेट कर रहे हैं और जिसको जो ब्लॉकेट की वजह से निकल नहीं पा रहे, उसको अमेरिका निकलने में मदद कर सकता है। लेकिन उसके साथ दूसरा सवाल उठता है, क्या ये सस्टेनेबल है? कितने दिन तक आप इन आइलैंड को कैप्चर करके अपने पक्ष में या अपने खेमे में रख सकेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ ईरान लगातार इन आइलैंड पे फायरिंग करेगा, रॉकेट से फायर करेगा, मिसाइल फायर करेगा और आपकी पोजीशन को अनटेनेबल कर देगा और आपको अल्टीमेटली इन आइलैंड को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म गेन तो जरूर इसमें बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है और अल्टीमेटली उसको इन आइलैंड को वेकेट करना पड़ेगा या ईरान को फिर से सौंपना पड़ेगा। अमेरिका की मंशा तो है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाजों को घुसा करके और अपने मेरीन कमांडोज के द्वारा अबू मूसा द्वीप, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हॉर्मुज के मुंहाने पे है, और खार्ग द्वीप पे अपना कब्जा जमाए, ताकि इस क्षेत्र में तेल टैंकरों की आवाजाही पहले जैसी फिर से बहाल हो सके। लेकिन अमेरिका अगर ये चाहता है तो इसके लिए उसे ईरान से एक भीषण और लंबी युद्ध लड़नी पड़ेगी, ताकि वो ईरान के करीब 900 किलोमीटर का जो तटीय प्रदेश है उस पर कब्जा जमा सके। बिना इसके अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाएगा। खाड़ी में ईरान के साथ युद्ध में उलझे अमेरिका के लिए हालात फिलहाल उसके फेवर में तो नहीं लगते, क्योंकि अगर हालात अमेरिका के फेवर में होते तो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार आंशिक युद्ध विराम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिखाता है कि युद्ध में ईरान के सामने ट्रंप एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। अब ऐसे में यदि ईरान और अमेरिका के बीच जमीनी लड़ाई होती है तो अंजाम क्या हो सकता है, वो समझने के लिए आपको ईरान और अमेरिका के सैन्य ताकत को समझना होगा। ईरान के जहां एक्टिव सैनिक 6,10,000 हैं तो अमेरिका के 13,33,030 हैं। ईरान के पास जहां 2675 टैंक है तो अमेरिका के पास 4,666। ईरान के आर्म्ड व्हीकल की संख्या 75,936 है तो अमेरिका की 4,09,660। ईरान की आर्टिलरी 1,803 है तो उसकी तुलना में अमेरिका की 1,878। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ईरान पर जहां 1,505 हैं तो अमेरिका के पास 1,731। ये आंकड़े बताते हैं
कि जमीनी स्तर पर अमेरिका की सैन्य ताकत ईरान से दोगुनी ही है, लेकिन अगर ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध बूट्स ऑन ग्राउंड की शक्ल में आता है तो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के 2 लाख गार्ड्स के और उसके बसीज के 3 से 4 लाख गार्ड्स अमेरिका पर काउंटर अटैक करेंगे और अमेरिका पर भारी पड़ेंगे। ईरान की भौगोलिक दशा बिल्कुल अलग तरह की है। वो 2 तरफ से 2 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला तो उत्तर में एल्ब्रोज। इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के पास 9 लाख के आसपास सैन्य शक्ति है। उसके पास 4,500 से ज्यादा टैंक्स हैं। उसके पास 2,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स हैं। उसके पास 1,000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स है। उसके अलावा उसके पास ड्रोन्स है अत्याधुनिक, जो कि वहां पर छापामार युद्ध में अमेरिकी फौजियों को नाको चने चबा सकते हैं। तो ऐसे में एक हॉस्टाइल टेरेन में अमेरिकी फौज जा करके बुरी तरह फंस सकती है। माना जा रहा है कि जमीनी लड़ाई की आशंका के मद्देनजर ही ईरान ने सेना के साथ साथ ईरान के युवाओं में भी अपने देश के प्रति लगाव है और इसलिए ईरान के युवा भी अपनी इच्छा से आगे आ रहे हैं। ईरान के इन युवाओं को न केवल नियमित सेना में बल्कि विशेष वॉलंटियर यूनिट्स के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जो देश के भीतर ही मुकाबला करने के लिए हर पल तैयार रहें। अपने एम्फीबियस शिप्स त्रिपोली और बॉक्सर की तैनाती तथा 82nd एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों की तैनाती से यह संकेत मिलता है कि संभवतः अमेरिका किसी जमीनी कार्रवाई की बात सोच रहा है। लेकिन ईरान जैसे हॉस्टाइल देश में और ऐसे हॉस्टाइल टेरेन में अपने सैनिक भेज करके किसी क्षेत्र पर कब्जा जमाने की अगर मंशा अमेरिका रखता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी और ऐसी गलती वो कैसे करेगा यह समझ के परे है। हो सकता है वो किसी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र में अपने कमांडोज को ड्रॉप करे, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करे और फिर उनको वहां से रिट्रीव कर ले। जाहिर है, अगर अमेरिका ईरान में जमीनी युद्ध के लिए आगे आता है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सेना को ईरान के साथ जमीनी युद्ध में गुरिल्ला वॉर का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सेना के सामने भौगोलिक हालात भी चुनौती बनेंगे, क्योंकि ईरान के सैनिक जहां चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे तो अमेरिकी सैन्य ट्रुप मैप का यूज करके जमीनी युद्ध लड़ेंगे। और कब तक आप कमिट करेंगे? लिहाजा मेरा मानना है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड फोर्सेस ईरान में कमिट किए तो उसको बहुत नुकसान होगा, काफी कैजुअलिटी होंगे और इस तरीके की कैजुअलिटी अमेरिका आर्मी, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका के जो सियासतदार हैं वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैजुअलिटी तो होगी। ईरान के गुरिल्ला फोर्स, ईरान के IRGC, ईरान की सेना कहीं ना कहीं उनको जरूर टारगेट कर लेंगे। लिहाजा मेरा मानना है कि अमेरिका को अपने ग्राउंड ट्रूप्स ना कमिट करके जिस तरीके का बैटल वो लड़ रहे हैं, डिस्टेंट बैटल, उस पर लड़ते रहें और एक समय पे आके आपको सीज फायर के लिए जाना पड़ेगा और डायलॉग और डिप्लोमेसी को मौका देना पड़ेगा। ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार है। ईरान की प्रतिक्रिया इसका सबसे बड़ा सबूत है। जाहिर है, ईरान अमेरिका के हर प्लान को समझ चुका है। अब ऐसे में यदि अमेरिका एक बार फिर ग्राउंड बूटिंग के चक्कर में पड़ता है तो उसकी जो हालत इराक, वियतनाम और अफगानिस्तान में हुई वैसी शायद ईरान में भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कभी हां कभी ना में ईरान और अमेरिका का युद्ध मानो जैसे